तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के सेशन जो हमारा होने वाला है वो है कक्षा 10 का जो हिंदी गोधूली भाग 2 है, इसका दूसरा अध्याय। जो हम लोगों ने कल इसका विष का दांत कहानी पढ़ा था, और आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुल मिला के 80 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके आगामी बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 2027 में उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, और ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये फ्री पीडीएफ। और भी इससे बेहतर कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट करें, लक्ष्य एकेडमी चैनल को विजिट करें यूट्यूब पे। आप इस पर क्लास 10th और 12th के बहुत सारे कंटेंट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आइए, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये हमारे चैनल का नाम लक्ष्य एकेडमी, जो गाइडेड होता है सुभाष कुमार के गाइडिंग में चलता है। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन चलने वाला है कक्षा 10 का हिंदी जो गोधूली भाग 2 और अध्याय इसका दूसरा। और इसमें जो चैप्टर हमारा विष के दांत, जिसके राइटर नलिन विलोचन शर्मा जी, कुल मिला के 80 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है। तो हम लोगों ने जाना था कि इसके जो लेखक है वो है नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर्स भी आपको दिया हुआ है पीडीएफ में, उसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा कहता है क्वेश्चन हमारा कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। तो हम लोगों ने जाना था कि इसका जो जन्म हुआ था वो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला बात करें हम लोग, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बदराघाट पटना में। इसका राइट आंसर गो होने वाला है, बदराघाट पटना। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। बताइए, इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था, हम लोगों ने पढ़ा था। और नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था, तो रत्नावती, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो राइट आंसर इसका को होने वाला है। ठीक है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। ये मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है। ठीक है, राइट आंसर का खो हो जाएगा। विष के दांत पाठ की विद्या क्या है। तो यह एक कहानी है ना। यह क्या है, एक कहानी है जो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखित है। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे। तो वो बने थे सन 1959 में। राइट आंसर इसका गो होगा। लेखक की मृत्यु कब होती है। तो इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था इनका। राइट आंसर इसका खो होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है। तो ये जो कहानी ली गई है ये विष के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से ली गई है। राइट आंसर का हो जाएगा खो। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताइए, तो इनकी जो मोटर कार थी वो काले रंग की थी, है ना। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो ये करीब 7,500 का हम लोगों ने पढ़ा था। 7,500 का ये मोटर कार था। ठीक है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, को, यानी कासू से खतरा हो सकता था। इसका राइट आंसर को हो जाएगा। सेन साहब की नई कार का क्या नाम था। बताइए, सेन साहब की नई कार का नाम क्या था। तो सेन साहब की जो नई कार था उसका नाम था स्ट्रीमलैंड। स्ट्रीमलैंड राइट आंसर का को था, को होगा। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। तो इनकी 5 बेटियां थी। आगे इनके नाम भी जानेंगे। इनका नाम, सेन साहब की बेटियों का क्या क्या नाम था। तो इनकी बेटियों का नाम था सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती। ये 5 बेटियां थी, है ना। इसके अलावा भी एक बेटा था इनका जो कि बहुत ही शरारती था, वो आगे हम लोग जानेंगे। सेन साहब की बेटियों कैसी थी। तो वो कैसी थी, तो सुशील और बहुत ही तमीज़दार थी, है ना। सेन साहब की बेटियों को क्या सिखाया गया था कि क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, केवल खेलना या पढ़ना लिखना। तो उन्हें सिखाया गया था कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना। घर के नियमों का अपवाद कौन था। तो घर के नियमों का जो अपवाद था वो खोखा था। खोखा का दूसरा नाम क्या था। तो उसका नाम दूसरा कासू था। क्या नाम था, तो कासू था।
फ्री पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इस चैप्टर का। अगला कहता है कि खोखा का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था जब माता पिता को कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी, उसके बाद इसका जन्म हुआ था, है ना। 5 बेटियां थी और काफी बहुत ही मन्नतों के बाद इसे बेटा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाह रहे थे, है ना। खोखा के लिए घर में ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था थी। तो कारखाने का बढ़ई आता था उसके घर में, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है सेन साहब अपने बेटे को किसके अनुसार ढालना चाहते थे। तो अपने बनाए नियमों के अनुसार ही अपने बेटे को ढालना चाहते थे। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। राइट आंसर क्या होगा इसका कि यह पंक्ति किस बात से ली गई है। तो यह विष के दांत से ली गई है। ड्राइंग रूम में सेन साहब के साथ कौन बैठे हुए थे। तो पत्रकार महोदय और अन्य मित्र थे उनके ड्राइंग रूम में बैठे हुए। पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के बारे में पूछने पर उन्होंने क्या जवाब दिया था। तो उन्होंने यह जवाब दिया था कि वह उसे जेंटलमैन बनाएंगे, है ना। पत्रकार महोदय की बात सुनकर सेन साहब पर क्या असर हुआ। तो वे ऐंठ कर रह गए, है ना, ईर्ष्या अहंकार में आ गए थे। मदन किसका बेटा था। तो मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था मदन। अब आइए गिरधर लाल उसका जो मजदूर था, नौकर। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या करता था। तो उसी के फैक्ट्री में किरानी था, यानी क्लर्क का काम करते थे वो। मदन की उम्र कितनी थी। तो मदन का उम्र जो था वो 5 से 6 साल था। मदन ने सेन साहब की कार को क्या किया था। कुछ नहीं किया था, बस सिर्फ छूने की कोशिश कर रहा था, है ना, सिर्फ छूने की कोशिश कर रहा था। मदन को कार के पास जाने से किसने रोका और धक्का दिया। तो उसका जो शोफर था, ड्राइवर, उसी ने धक्का दिया था। शोफर द्वारा धक्का दिए जाने पर मदन ने क्या किया। तो मदन वह शोफर पर झपट पड़ा था, है ना, नौकर पर क्या हुआ था, झपट पड़ा था। मदन की माँ शोफर से क्यों उलझ रही थी। तो शोफर ने मदन को डांटा था, इसलिए डांटा और धक्का दिया था इसलिए। तो राइट आंसर इसका ख हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विवाद होने पर सेन साहब ने गिरधर लाल को बुलाकर क्या कहा था। तो क्या कहा था। तो मदन की हरकतों के लिए उसे डांटा था, यानी सचेत किया था। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेन साहब के अनुसार मदन जैसी लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं। तो वो क्या बनते हैं। तो चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। सेन साहब ने ऐसे ही कहा था। सेन साहब की माँ सेन साहब की बातें सुनकर गिरधर लाल ने क्या किया। तो वो सिर झुकाकर सुनता रहा, क्योंकि वो तो उसका नौकर था इसलिए। उस रात मदन के घर से किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी। तो मदन के पिटने और रोने की आवाज़ आ रही थी। मदन को अक्सर कौन पीटता था। तो उसके पिता, है ना, गिरधर लाल, उसको पीटा करते थे। अगले दिन शाम को मदन गली में क्या कर रहा था। तो लट्टू नचा रहा था मदन। और मदन के साथ गली में कौन कौन लड़के खेल रहे थे। तो आवारागर्द लड़के उसके साथ खेल रहे थे। गली में लट्टू नचाते देखकर वहाँ कौन आया था। तो वहाँ जो आया था कौन। तो वो था खोखा, यानी कासू वहाँ पे आया था। खोखा मदन के पास आकर क्या मांगने लगा था। तो वो लट्टू खेलने के लिए उससे मांगने लगा था। खोखा का रौब गली के बच्चों पर क्यों नहीं चला। क्योंकि वहाँ सेन साहब का बेटा नहीं, सिर्फ एक लड़का था, है ना। और क्योंकि बच्चे उसे नहीं जानते थे और क्योंकि मदन निडर था, है ना। तो इसमें से उपयुक्त सभी जगह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मदन ने खोखा को लट्टू देने से क्यों मना कर दिया था। क्योंकि खोखा ने उसे अपनी कार छूने से क्या करा था, मना किया था, इसीलिए। लट्टू न मिलने पर खोखा ने क्या किया। तो लट्टू नहीं मिलने पर खोखा ने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया, यानी कि मुक्का मार दिया उसको। खोखा के मारने पर मदन ने क्या किया बताइए। तो खोखा के मारने पर मदन ने क्या किया था,
वह खोखा पर टूट पड़ा और उसे भी क्या करा, पीटने लगा। मदन और खोखा की लड़ाई को लेखक ने क्या उपमा दी, वो हंस और कौवे की लड़ाई या महल या झोपड़ी की लड़ाई दी, लेखक ने इसी उपमा दी। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितना आपका सही भी जा रहा है ये भी देखते चलिएगा। वैसे तो मैं आंसर दे चुका हूँ इसका साथ साथ में, तो आपको फ्री PDF के लिए मुझे केवल इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लड़ाई में मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े थे खोखा का, तो 2 दांत आगे वाला तोड़ दिया था उसने। मदन ने खोखा के कौन से दांत तोड़े थे बताइए, तो आगे का 2 दांत उसने तोड़ दिया था, जिसे विष का दांत नाम दिया गया। खोखा को पीटकर और उसके दांत तोड़कर मदन कहाँ गया, तो वो डर के मारे बाहर ही रहा और रात को घर लौटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मदन जब रात को घर लौटा तो रसोई से कैसी आवाजें आ रही थी, तो बर्तनों की, खसखसाहट की और बातचीत की आवाजें आ रही थी, है ना। मदन का पैर किससे टकरा गया था, तो आवाज़ आई तो थाली से या किसी बर्तन से उसका पैर टकरा गया। आवाज़ सुनकर मदन के पास कौन आया था, तो आवाज़ सुनकर मदन के पास उसके पिताजी गिरधर लाल आ गए। मदन को देखकर गिरधर लाल ने क्या किया, तो उसे गोद में उठा लिया और शाबाशी दिया। गिरधर लाल ने मदन को गोद में उठाकर क्या कहा, वाह बेटा, तूने तो खोखा के विष के दांत ही तोड़ डाले, है ना। और उसने ये भी कहा था कि तुम्हें आज वो काम करके दिखाया जो मैं पहले कभी कर नहीं पाया, है ना। खोखा के दांत टूटने पर गिरधर लाल क्यों खुश था, क्योंकि वह सेन साहब के अहंकार और अत्याचार से तंग आ चुका था इसलिए, और उसके बाद क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और अब खोने को कुछ नहीं था, ये भी है। उसके बेटे को अमीरी का घमंड था और उसके बेटे ने अमीरी के घमंड को तोड़ दिया था। तो उपयुक्त में से इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विष के दांत का वास्तविक अर्थ क्या है, अमीरों का घमंड और क्रूरता, यही इसका वास्तविक अर्थ है। कहानी के अंत में सेन साहब ने गिरधर लाल के साथ क्या किया, तो उसे नौकरी से निकाल दिया और आउट हाउस खाली करने को भी कह दिया था, है ना। सेन साहब अपने दोस्तों के बीच किस बात का दिखावा करते थे, तो वो अपनी कार और रसूख का, अपने बेटे खोखा की तथाकथित बुद्धिमानी का और अपनी बेटियों के अनुशासन का। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखा द्वारा कार की हेडलाइट तोड़े जाने पर सेन साहब ने मेहमानों से क्या कहा, तो उसने कहा कि वह देख रहा था कि अंदर बत्ती कैसे जलती है और उसमें इंजीनियर की लक्षण आ रहा था, तो यही उसने मेहमानों से कहा। सेन साहब का व्यवहार अपनी बेटियों और बेटे के लिए कैसा था, भेदभावपूर्ण यानी लिंग भेद पर आधारित था। महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत होती है, इस वाक्य को पूरा करें। तो जब झोपड़ी वाले अपनी ही मदद दूसरे के खिलाफ करते हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा, महल वाले और झोपड़ी वाले। जब झोपड़ी वाले मदन और खोखा के बीच का विवाद क्या दर्शाता है, तो वर्ग संघर्ष यानी अमीर बनाम गरीब दिखाता है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो कासू था, खोखा था। सेन साहब के मोटर कार को किससे खतरा था, तो पुस्तक के अनुसार कासू से उसे खतरा था। नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, बताइए। मनोविज्ञानतावाद का जो तथ्य था वही समग्रता से उभर कर आया। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से जुड़ा है, बताइए। नलिन विलोचन शर्मा से जुड़ा हुआ है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र नायक कौन था, जो समाज के दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, बताइए। तो वो था कौन, मदन। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे, वो इंजीनियर बनाना चाहते थे। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों किसकी बहनें थी, तो खोखा की बहन थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो वो लट्टू के खेल में।
नलिन विलोचन शर्मा का जन्मना यानी जन्म से कौन सी भाषा थी? तो वो भोजपुरी भाषा थी उसका। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। मदन ने जब कार छूने की कोशिश की तब उस समय कार के पास खड़ा कौन था? तो वो शोफर था, उसका ड्राइवर। लड़कों के लिए घर में अलग नियम थे और लड़कियों के लिए अलग, यह सेन साहब परिवार की किस दुर्गुण को दर्शाता है? तो ये लिंग भेदभाव को दर्शाता है। क्वेश्चंस वही है, उसी का अलग अलग टाइप से मैं आप सबों के बीच दिखा रहा हूँ। ऐसा ऐसा करके पूछा जा सकता है। खोखा के दांत टूटने पर सेन साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? वे बहुत क्रोधित और चिंतित हो गए। विष के दांत कहानी में गिरधर लाल किसका प्रतीक था? तो शोषित और बेबस और मध्यम वर्ग का। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मदन द्वारा खोखा की पिटाई करना क्या साबित हुआ? तो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ गरीब वर्ग का स्वाभिमान और विद्रोह। ये थे टोटल इस चैप्टर का, यानी विष का दांत इस चैप्टर से 80 क्वेश्चंस। यूँ तो इतना क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस चैप्टर को पूरी तरह से गहन करके 80 क्वेश्चंस आप सबों के बीच प्रोवाइड किया है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से दिक्कतें ना आए। तो ये थे टोटल 80 क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल है, जो 2027 में आपका होने वाला है। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ।